Hi guys, a very well wishes to all of you. So we are going to start with our chapter whose name is Government Budget and Economy. So before going to the theoretical part of the chapter, we will understand the basic background of the chapter, why it is important to have a government budget, how it is prepared, and what is the necessity of the government budget. We will see what happens if we will not have any budget for the financial year. Why our government each year prepare a budget and present it in the parliament of our India on the very first February of the year. Okay, so so let's start it with the help of this PPT. So what is the name of our chapter? Government budget and economy. Now we will see a case study, a study why it is important. So ये एक न्यूज़ है जिसको देखकर आपको पता चलेगा कि अगर हमारी गवर्नमेंट एक बजट ना बनाए तो उससे क्या हो जाएगा। बजट ना बनाए, जब बजट गलत बन जाए, मतलब के बजट बनाते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान ना दिया हुआ हो तो क्या होगा, क्या उससे। तो उस सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट एक बजट बनाती है। सो हम जो केस स्टडी लेने जा रहे हैं वो एक कंट्री वेनेजुएला की केस स्टडी है, जहां पे जिनकी सरकार ने अपने बजट को बनाते टाइम कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा कि उनके खर्चे किस साइड होने चाहिए, उनकी इनकम क्या है, और इन चीजों का ध्यान ना रखते हुए आज उनके देश के हालात कुछ ज्यादा ही बदतर हो चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट उसी बात से डरते हुए कि कहीं भारत में ऐसा कुछ ना हो जाए, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट 1 फरवरी को एक बजट पेश करती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर का, जो कि 31 मार्च को खत्म होता है हर साल। जाने की 1 फरवरी 2020 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक बजट पेश किया गया था, जो बजट लागू होना है 1 फरवरी, मतलब 1 अप्रैल, मतलब कि जो अभी रिसेंटली 1 अप्रैल होके गई है, 1 अप्रैल से वो बजट लागू हुआ था। और ये बजट 1 अप्रैल 2020 से लेकर आने वाली 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। वो बजट हमारे एप्लीकेबल होने से 2 महीने पहले ही पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया था। तो हम देखेंगे कि वो बजट कैसे बनता है और क्यों बनाना जरूरी, कैसे से पहले क्यों, कैसे तो हम सभी समझ लेंगे, वो तो थ्योरी है, वो तो हमारी बुक में दी हुई है, लेकिन उससे पहले क्यों वो जरूरी है, तो उसको जानने के लिए हम देखेंगे ये रिपोर्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश के आर्थिक हालात की वजह से वहां की 3/4 आबादी का वजन घटना शुरू हो जाए? ये बात सुनने में अजीब तो जरूर लगती है, लेकिन ये हकीकत है। लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला के आर्थिक हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बड़े बड़े बोरों में नोट भरकर ले जाने पर भी घर के गुजारे लायक सामान नहीं खरीदा जा सकता। वेनेजुएला में अपराध इतने बढ़ चुके हैं कि वेनेजुएला की राजधानी कराकस दुनिया का सबसे हिंसात्मक शहर बन चुका है। वेनेजुएला के पास खाने और दवाइयों के आयात के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं, जिसका नतीजा यह है कि लोग भूखे मर रहे हैं, अस्पतालों में उन्हें इलाज नहीं मिल रहा। इस देश की हालत अब यह हो गई है कि अब वहां के लोगों ने मजबूरी में कुत्ते, बिल्ली, गधे और घोड़े सहित हर तरह के जानवर का मांस खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों के पास खाना है ही नहीं। कुल मिलाकर वेनेजुएला में हर तरफ भूखमरी है और इसकी वजह है इस देश के आर्थिक हालात का खराब होना। वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर करती है। वेनेजुएला के पूरे निर्यात में 90% हिस्सा तो सिर्फ कच्चे तेल का ही होता था, और इस पैसे से वहां की सरकारें अपने लोगों के लिए बहुत सा सामान विदेशों से आयात करती थी। 2000 के दशक में पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़े तो वेनेजुएला में जैसे पैसों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन 2014 में तेल के दाम घटने लगे और इसी दौरान हुगो शावेज की मौत के बाद वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो, और फिर वेनेजुएला की पूरी अर्थव्यवस्था ही घुटनों के बल बैठ गई। 2013 में हुगो शावेज ने एक ऐसा देश छोड़ा था जहां गरीबी कम थी, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहतर था और आर्थिक वृद्धि हो रही थी। लेकिन उन्हीं की सोशलिस्ट परंपरा का एक असर कुप्रबंधन भी था।
वेनेजुएला में 2006 से ही तेल का उत्पादन घट रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो तेल कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए और तेल के उत्पादन पर ही बहुत ज्यादा खर्च करते गए। तो आपने इस केस स्टडी से क्या देखा? इस रिपोर्ट में आपने देखा कि वेनेजुएला की सरकार को ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने पैसा कहां से लाना है और कहां पर लगाना है। क्यों? उनकी सरकार कहां पे पैसा निवेश करती गई? सिर्फ और सिर्फ ऑयल में, कच्चे ऑयल में, क्योंकि वहां पे कच्चे ऑयल के भंडार थे। लेकिन कभी उनकी सरकार ने ये नहीं देखा कि हमारे अंदर जो तेल है वो कम हो रहा है, अब हमें कोई और सोर्स भी देखना होगा इनकम का, हमें कहीं और भी इन्वेस्ट करना होगा, यहां से कल हमें कुछ आयात हो सके, जहां से हम कल कुछ मंगवा सकें, जहां से हमें कुछ इनकम हो सके। लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, जिसके कारण उनकी सरकार के आज के हालात आपने देखे। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि कभी भी हमारे देश में मोदी जी क्या देखते हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या देखते हैं कि कभी भी हमारे देश में ऐसे हालात ना बन जाएं जो कि वेनेजुएला में आज बने हुए हैं। हाँ, वहां पे अभी के अगर आप हालात देखोगे तो इस टाइम पे आज के दौर में वहां पे एक नहीं दो प्रधानमंत्री वहां पर शासन कर रहे हैं। जो एक तो इन्होंने दिखाए, वो इन्होंने इनकी जो कुनीतियां थी, इनकी जो स्ट्रेटेजीज थी वो इतनी खराब थी कि उन्होंने इस देश के हालात इतने बिगाड़ दिए, जिसके कारण लोगों ने उनको हटाने का निर्णय लिया, बट लेकिन वो हटे नहीं। तो एक और इंसान वहां के कुर्सी पर आकर बैठ गए। तो इस समय दो प्रेसिडेंट, दो प्राइम मिनिस्टर जो भी उनके होते हैं वो उनकी कंट्री पे रूल कर रहे हैं। तो ऐसे हालात कभी इंडिया में ना हो, ऐसे हालात कभी भी गवर्नमेंट को फेस ना करने पड़े, इसलिए हमारी गवर्नमेंट एक बजट पेश करती है साल शुरू होने से पहले ही, जिसमें वो बताती है कि उनको इनकम कहां से आएगी। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट को मेन इनकम कहां से आती है? टैक्स से। हमारी गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, वहां से उनको इनकम आती है। और उनके एक्सपेंडिचर कहां पे होते हैं? अलग अलग जगह पे उनके एक्सपेंडिचर होते हैं। जो एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर हमारे लिए होते हैं कि हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, हमें अच्छी विद्या मिल सके, हमें ऐसी चीजें अच्छी मिल सके, हमारी रोड्स अच्छी हों, उनके लिए। तो उनकी गवर्नमेंट ने जो गलतियां की उनसे बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? एक बजट पेश करती है। हमने देखा कि क्या हुआ था, वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने इसी चीज पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी इनकम क्या हो रही है और उनके एक्सपेंडिचर क्या है। उन्होंने सिर्फ जैसा पहले से चलते आ रहा था वैसे ही वो करते गए, जिससे उनके देश में हाँ इन्फ्लेशन तो आई 2010 में। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो क्या हुआ था 2010 में, जैसे ही विश्व में तेल के दाम बढ़े तो उनके यहाँ पर जैसे कि पैसे का क्या आ गया था, एक बवंडर ही आ गया था, बहुत ज्यादा पैसा आया, जिससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आई उनकी मार्केट में। बट उसी के साथ आज के हालात भी आपको उनकी गवर्नमेंट के पता चल रहे हैं। कैसे पता चल रहे हैं? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो ये सब से बचने के लिए हमारी सरकार क्या करती है? एक बजट पेश करती है। तो आपको समझ में आया कि एक बजट लाना क्यों जरूरी है, ताकि हमारा देश वेनेजुएला ना बन जाए, ताकि हमारे देश में ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन आए जो कि वेनेजुएला में 2010 में आई थी, और ना ही कुछ ऐसी डिफ्लेशन आ जाए, हमारी इकोनॉमी इतने रिसेशन में चली जाए कि जैसे कि अभी इस समय वेनेजुएला की इकोनॉमी रिसेशन में चली जा चुकी है। वहां पे लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वहां पे लोगों के पास किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं। वैसा कुछ ना हो, एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारी गवर्नमेंट एक बजट को पेश करती है, जहां पे हमारी गवर्नमेंट के बजट में उनके खर्चे इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को मद्देनजर किए जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी है जो वो स्टेबल रहे, ना ही उसमें ज्यादा इन्फ्लेशन आए और ना ही उसमें ज्यादा डिफ्लेशन आए। अभी इसी के साथ हम अपने गवर्नमेंट बजट की सबसे पहली डेफिनेशन के ऊपर ध्यान देते हैं कि क्या है डेफिनेशन हमारे गवर्नमेंट बजट की। डेफिनेशन हमारे गवर्नमेंट बजट की क्या है? हमारे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन है, गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing item wise. Government budget is a financial statement showing item wise estimates of expected receipts and anticipated expenditure. This is the definition of our government budget. Government budget की definition क्या है? Government budget is a financial statement
showing item wise estimates of expected receipts and anticipated expenditure। तो हमारे साथ बोलिएगा और याद कीजिएगा यहीं पे कि गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट बजट इज एन financial statement. Government budget is an financial statement showing item wise estimates of expected receipts and anticipated expenditure। आपको सभी को याद हुई क्या डेफिनेशन क्या है हमारे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। हमारे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन है गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। हाँ, तो अभी इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। डेफिनेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन का मतलब है गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमने अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें क्या शो करती है, हमारे आने वाले रिसीट्स क्या होती हैं, एक्सपेक्टेड रिसीट्स। हमें कहां कहां से लगता है कि हमें पैसा आएगा, हमारे आने वाले एक्सपेक्टेड रिसीट्स और हमारे करने वाले खर्चे जो हम आने वाले टाइम में खर्चे करेंगे, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर जिनका हमने अनुमान लगाया है कि आने वाले साल में हमारे खर्चे ये होंगे, उन खर्चों का एस्टिमेट क्योंकि अभी वो आने वाले साल के हैं, उनके बारे में एग्जैक्ट फिगर हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि वो क्या होंगी। तो गवर्नमेंट बजट एक एस्टिमेट होता है कि हाँ अमूमन इतनी ही होगी, इतना ही खर्चा होगा, इतने 100 करोड़ का हेल्थ पे खर्चा होगा, इतने 100 करोड़ का एजुकेशन पे खर्चा होगा। हमारा एक्सपेक्टेड रिसीट्स क्या होंगी, हमें जीएसटी रिसीट्स कितनी होंगी, हमें इनकम टैक्स की रिसीट्स कितनी होंगी, वो उनका सभी का एस्टिमेट हमारे गवर्नमेंट बजट में होता है। कैसा होता है? आइटम वाइज कैसे कि जीएसटी से रिसीट कितनी होगी, सेंट्रल जीएसटी कितना होगा, स्टेट जीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी कितना होगा, इनकम टैक्स कितना होगा, सरचार्ज कितना होगा, सेस कितना होगा। ये अभी ये चीजों का इंटरनल आपको नहीं पता होगा कि सेस क्या है, सरचार्ज क्या है, बट लेकिन आपको समझ में आ रहा है क्या आइटम वाइज का मतलब क्या होता है। जैसे हमारी बैलेंस शीट शेड्यूल 3 आप सभी ने पढ़ा होगा, शेड्यूल 3 कंपनीज की बैलेंस शीट में हमें आइटम वाइज शो होता है क्या। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, असेट साइड पे फिक्स्ड असेट और क्या होता है, उसके बाद फिक्स्ड असेट के अंदर क्या होता है हमारा टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट। ऐसे हम आइटम वाइज वहां पे शो करते हैं, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी अपने बजट में आइटम वाइज शो करती है कि कैसे उनके खर्चे होंगे और कैसे उनका एक्सपेंडिचर होगा। सो डेफिनेशन क्या है हमारे गवर्नमेंट बजट की? गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज, जो कि आइटम वाइज शो करती है क्या, एस्टिमेट्स। किसका एस्टिमेट? एक्सपेक्टेड रिसीट्स, हमारे आने वाली रिसीट्स का, एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। ओके, तो अभी बोलेंगे एक साथ, क्या गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये थी हमारी गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। ओके, तो आप सभी को डेफिनेशन याद होगी। तो अभी आप बिना देखे बोलेंगे, क्या आपके माइंड में वो चार्ट बन चुका है जो हमने हमारी स्क्रीन पे दिखाया था? तो उसी चार्ट को अपने माइंड में से देखते हुए आपने बोलना है क्या गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। तो हमारे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या है? हमारे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन है गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। देखिए सबसे ऊपर क्या था, गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके नीचे क्या था, गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। तो ये थी हमारे गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन। तो अभी हमारी डेफिनेशन हो चुकी है गवर्नमेंट बजट की। अभी उसी के बाद हम पढ़ेंगे क्या हमारे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वैसे आपने इन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लिया है, कैसे? वो जो हमने रिपोर्ट्स देखी थी उन्हीं में छुपे हुए थे हमारे गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारी सरकार क्यों गवर्नमेंट बजट को बनाती है। लेकिन अभी हम उन्हें थ्योरी पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी गवर्नमेंट बजट के। हमारी गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
क्यों बनाया जाता है हमारा एक बजट, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी रीएलोकेशन हो सके। जहां पे रिसोर्सेज कम है वहां पे रिसोर्सेज दे जा सके, और जहां पे ज्यादा है वहां से रिसोर्सेज लिए जा सके। किसी से हम टैक्स लेंगे, जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है उनसे हम टैक्स लेंगे, और जहां पर रिसोर्सेज कम है गवर्नमेंट वहां पे उनका एक्सपेंडिचर करेगी। जैसे कि हमारा वेनेजुला की सरकार ने नहीं देखा, उन्होंने रीएलोकेशन नहीं किया, उन्होंने नहीं देखा कि उनके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, उनके ऑयल के टैंक्स हैं, जो उनके वेल हैं जो ऑयल के, उनमें रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो उन्हें रीएलोकेशन करना चाहिए था। उन्हें दोबारा से अपने रिसोर्सेज को देखना चाहिए था कि उनके पास और कौन से रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करना चाहिए। लेकिन उनकी सरकार ने वैसा नहीं किया। बट लेकिन हमारी सरकार अभी तक ऐसा करती आ रही है। तो उसी के दायरे में हमारे ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी उसी के बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट बजट का, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हमारी इनकम और वेल्थ की इन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। इन रिड्यूस करना क्या मतलब, मतलब कि किसी की इनकम ज्यादा है, हमारी खास करके हमारे इंडिया में क्या है, हमारे भारत में जो अमीर है वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। ये बहुत सारी इनइक्वालिटीज हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं तो कुछ लोग कुछ ज्यादा ही गरीब हैं। तो इन इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए, अमीर और गरीब का जो ये बीच का इनइक्वालिटीज है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है। क्या करती है वो अपने गवर्नमेंट बजट में क्या शो करती है कि टैक्स के दायरे में रहकर वो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, इन इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करती है। कैसे, जो अमीर है उनसे वो ज्यादा इनकम टैक्स लेती है। आपने ये तो सुना होगा कि हमारे इंडिया में स्लैब सिस्टम चलता है, जिसकी इनकम ज्यादा उसको ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम उसको कम टैक्स, और जो बहुत गरीब है जिसकी इनकम बहुत ज्यादा कम है उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, उसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं जैसे कि मुकेश अंबानी साहब, उन्हें सिर्फ टैक्स नहीं, उन्हें उनके टैक्स के ऊपर सरचार्ज भी देना पड़ता है। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज एक परसेंटेज होती है, जो कि अगर आपकी इनकम एक अमाउंट से ऊपर जाती है, जस्ट लाइक आपकी इनकम अगर 1 करोड़ से ऊपर जाती है तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, सरचार्ज। तो हमारी गवर्नमेंट क्या करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास ज्यादा इनकम है, जिनके पास ज्यादा वेल्थ है, उसको ज्यादा टैक्स चार्ज करती है, और जिनके पास कम है उनको कोई टैक्स नहीं चार्ज करती, और जो मिडिल क्लास है उनको एक कम परसेंटेज पर, कम रेट पर टैक्स चार्ज करती है। जिससे क्या होता है, एक रिडक्शन होती है इनकम एंड वेल्थ के अंदर, ठीक है। और उसी के बाद रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर गवर्नमेंट बजट। तो रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज का क्या मतलब है, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, खास करके हमारे इंडिया में बहुत सारी रीजनल डिस्पैरिटीज हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी स्लम्स हैं। स्लम्स का मतलब कोई झुग्गी चौपड़ी होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में कहीं आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर क्या है, बिजली भी नहीं है, जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास ये सब चीजें हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज है, हमारे पास अच्छा वाटर फैसिलिटी है, ये सब फैसिलिटीज हमारे पास हैं। ये क्या है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन हमारे ही इंडिया में बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जहां पे ये चीजें नहीं है, जहां पर ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती। तो उसी के लिए क्या है, उन रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करना हमारी गवर्नमेंट का एक कारण है, एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। कैसे वो गवर्नमेंट बजट इसको रिड्यूस करता है, जैसे कि जो हाई इकोनॉमी है, जहां पर अच्छी इकोनॉमी है, जैसे कि कोई सिटीज है, जैसे उन सिटीज में जो वेल मेंटेन्ड है, जो वेल सेटल्ड है, जैसे कि इंदौर, पुणे, मुंबई, जहां पर इन चीजों की जरूरत नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट कम खर्चा करती है एज कंपेयर टू बैकवर्ड एरिया, एज कंपेयर टू रूरल एरिया। यू नो,
हमारी इंडिया में जहां पर स्लम एरिया है, जहां पर अच्छी सड़कें नहीं है, गवर्नमेंट वहां पर सड़कें बनाती है, उन रीजनल डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करती है। जहां पर लोगों का रहन सहन अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनके लाइफस्टाइल को अच्छा करती है, वहां अपने एक्सपेंडिचर वहां पर ज्यादा करती है। तो वो भी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कहां पे करती है, बजट में करती है, तो वो भी किससे रिलेटेड है, तो रीजनल डिस्पैरिटीज भी किससे रिलेटेड है, हमारे गवर्नमेंट बजट से। उसी के बाद हमारी गवर्नमेंट का फोर्थ ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट को बनाने का क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का क्या मतलब हुआ, मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कि हमारे देश में, जैसा कि आपने देखा था हमारी रिपोर्ट में कि वेनेजुला में क्या हुआ था, वेनेजुला में 2010 में कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेशन आई। जैसे ही तेल के दाम बढ़े वहां पर कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेशन आ गई, वहां पर कुछ ज्यादा ही पैसे का निर्यात हो गया उनकी इकोनॉमी में। तो उसी के बाद कुछ अब वहां पे इतनी ज्यादा रिसेशन है कि उनकी इकोनॉमी, अब हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन में जा चुकी है। उनकी इकोनॉमी अब डिप्रेशन में है, पहले उनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन थी। तो इस जो ये इंस्टेबिलिटी है, इसको खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट का एक, इसके पीछे का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक स्टेबिलिटी रहे, ना तो ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छी है और ना ज्यादा डिफ्लेशन अच्छी है। हमें क्या चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, ना ही इन्फ्लेशन हो ना ही रिसेशन आए। तो हाँ, थोड़ा वो चलता रहता है, जैसे कि अभी पीछे ही होके हटा था, थोड़ा वो चलता रहता है। अभी जैसे कि ये कोरोना के कारण थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड है कि ये देखा जा रहा है कि इकोनॉमी गिरेगी। हाँ ठीक है, गिरेगी, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे, बट लेकिन हम नहीं चाहते कि कुछ ज्यादा ही इनस्टेबिलिटी आए, कि इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए, चाहे रिसेशन में चली जाए, डिप्रेशन में चली जाए हमारी इकोनॉमी, ऐसा ना हो। इसी के लिए एक बजट बनाया जाता है, जिसके बारे में वेनेजुला की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हुगो चावेज साहब ने इसका ध्यान नहीं दिया कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं है। तो उसी के बाद हमारा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, हमारे ही फर्स्ट चैप्टर है जीडीपी के साथ रिलेटेड, जिसमें कि हम ग्रोस मार्केट प्रोडक्ट देखते हैं, हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। हमारे देश में एक साल में हमारे देश की बाउंड्रीज के अंदर कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, इस सब का ध्यान भी हमारी गवर्नमेंट अपने बजट में ही देती है। कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, कितना जीडीपी होगा हमारे देश का, वो भी गवर्नमेंट बजट के माध्यम से ही तय किया जाता है। कैसे, जैसे कि कितनी सर्विसेज किसको देनी है, कौन कौन सी सर्विसेज देनी है। अगर बाय चांस जीडीपी गिर रही है, उसको इंक्रीज करने के लिए, लाइक अभी पीछे रिसेंटली आपने सुना होगा अगस्त और सितंबर 2019 में हमारी जीडीपी कुछ ज्यादा ही गिर गई थी, तो अब एक टैक्स ऑर्डिनेंस आया था। हाँ, आपको हो सकता है ये टैक्स ऑर्डिनेंस के बारे में ना पता हो, बट लेकिन ये तो आपने बहुत सुना होगा न्यूज में कि जीडीपी गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। ये बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे एक फैल गया था कि इंडिया की जीडीपी गिर रही है। तो उसी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, वो बजट के अंदर ही कुछ ऐसे फायदे हमारी सरकार हमें देती है कि आप प्रोड्यूस करो। हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी, अगर हमारे देश में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हमें कुछ फायदे देती है। अगर जीडीपी गिरने लगती है तो हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ फायदे देती है कि आप प्रोड्यूस करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप एक्सपोर्ट करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपको क्या देंगे, सब्सिडीज देंगे। आप प्रोड्यूस करो, आप बेचो, हम आपको सब्सिडीज देंगे। कुछ चीजों पर सब्सिडीज दी जाती है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी दी जाती है, और कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जिनके ऊपर सब्सिडीज दी जाती हैं। तो वो क्यों होता है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को स्टेबल करने के लिए यही सब कुछ किया जाता है। तो ये भी हमारे गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है। और उसी के बाद हमारा छठा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइज मतलब कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे, जैसे कि रेलवेज, बहुत सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, उन सभी डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट करना भी गवर्नमेंट अपने बजट में ही देखती है। अगर आपने ध्यान से हमारी वो प्रैक्टिकल चीज को देखा हो, जो हमने आपको कुछ वीडियोस एनिमेशन दिखाए थे, उनको ध्यान से सुना होगा, तो आपने क्या सुना था कि बजट को बनाने का कार्य
कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाता है। फरवरी में जाकर अगर बजट 1 फेब को बजट रिलीज होना है तो उसका काम दिसंबर से ही चालू हो जाता है। कुछ सरकारी महकमे, कुछ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के बैठकर सलाह करने लग जाती हैं कि बजट को कैसे पेश करना है, कितने इनकम होंगे और कितने एक्सपेंडिचर होंगे। तो वहीं पे हम देखते हैं, वहीं पे हमारी गवर्नमेंट अपने पब्लिक एंटरप्राइज की भी मैनेजमेंट करती है। जैसे कि हमारे आपने अगर कभी बजट स्पीच सुनी हो या फिर YouTube पर जाकर बजट स्पीच को सुनना, तो आपको क्या पता चलेगा। बजट स्पीच में बताया जाता है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए इतना खर्च, रेलवे डिपार्टमेंट के लिए इतना खर्च, अभी रिसेंटली सीए पीयूष गोयल साहब कुछ हमारे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से आईआरसीटीसी को, हमारे रेलवे सेक्टर को आगे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा हाल फिलहाल में सभी रेलवे स्टेशन नए बन रहे हैं। बहुत मतलब के एक बहुत अच्छा काम चल रहा है रेलवे स्टेशन में। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनके पास वो बजट में पहले से ही शो किया गया है कि हम इतना खर्चा अपने रेलवेज पे करेंगे। हमारी गवर्नमेंट हर साल पहले से ही मैनेजमेंट कर लेती है कि उनके प्राइवेट स्कूल, अपने उनके गवर्नमेंट के स्कूल्स को कितना खर्चा लगेगा, हॉस्पिटल्स को कितना खर्चा लगेगा, रेलवेज को कितना खर्चा ऐसे बहुत सी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, बहुत कुछ है गवर्नमेंट का, उनकी मैनेजमेंट भी इसी बजट में की जाती है। जैसे कि अभी इस कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा मेडिकल खर्चा होगा, तो वो कहाँ पे मैनेज करेंगे? उसकी मैनेजमेंट बजट में ही होगी। वो आने वाले कुछ बजट्स में उसी की मैनेजमेंट की जाएगी। तो ये थे हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स। आशा करते हैं कि आपको ये 6 ऑब्जेक्टिव्स समझ में आए होंगे। अभी 6 ऑब्जेक्टिव्स को याद करने के लिए हम एक मेमोरी टेक्निक यूज करेंगे। एक मेमोरी टेक्निक की सपोर्ट से हम क्या करेंगे, जो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके पॉइंट्स याद कर लेंगे। आपको इन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पढ़ा दिया है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक पॉइंट को सेम टू सेम बुक की तरह लिख सके, बट लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स के जो हेडिंग्स हैं, जो ये 6 हेडिंग्स हैं, अगर ये सेम के सेम अपने बुक के जैसे लिख के आएंगे तो आपको दूसरों से ज्यादा मार्क्स मिलने की संभवता है। तो उसी के लिए इन पॉइंट्स को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मेमोरी टेक्निक को यूज करेंगे। मेमोरी टेक्निक क्या है? पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए, हमारी पब्लिक की जो इनइक्वालिटीज हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा, रीएलोकेशन फंक्शन का यूज करना होगा। हमारी पब्लिक में जो इनइक्वालिटीज हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें रीएलोकेशन करना होगा। जिससे क्या होगा? जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो रिड्यूस होंगी। इनके जो मीनिंग है, वर्ड मीनिंग मैंने आपको समझा दिए हैं। पब्लिक इनइक्वालिटीज क्या है, स्टेबलाइजेशन क्या है, रीएलोकेशन क्या है, ग्रोथ क्या है इकोनॉमी की, रीजनल डिस्पैरिटीज क्या है, ये सब आपको समझा दिया है। तो अभी इस मेमोरी टेक्निक की वजह से आप क्या करोगे, इसके माध्यम से आप याद करोगे वो 6 पॉइंट्स को। सबसे पहले कुछ एक्शन को यूज करते हुए, कुछ एक्शंस को यूज करते हुए हम इस मेमोरी टेक्निक को याद करेंगे। इसको समझेंगे क्या है। पब्लिक इनइक्वालिटीज, जो हमारी पब्लिक है उनके अंदर जो इनइक्वालिटीज है, पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज मतलब एक जगह पर, एक लेवल पर पब्लिक की इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा। रीएलोकेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर ज्यादा रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को इधर देना होगा जिधर रिसोर्सेज कम है। अगर इस पॉइंट पर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उन रिसोर्सेज को यहाँ से लेकर हमें बांटना होगा वहां पर जहां पर रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या है? पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा। ये एक्शंस भी आप देखते जाइए, इसी से आपको ज्यादा ध्यान में आएगा। पेपर में आपको ये एक्शन ही याद आएंगे जिसके कारण आप वो पॉइंट्स को लिख सकेंगे। पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। तो बोलिएगा क्या? पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। तो मेरे साथ एक बार फिर से दोहराइएगा, क्या? पब्लिक इनइक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए
रीएलोकेशन करना होगा जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। हाँ, तो अभी इन पॉइंट्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे रीजनल के वो क्या है। सबसे पहले क्या था, पब्लिक इनक्वालिटीज। पब्लिक इनक्वालिटीज में से हम लेंगे क्या, हाँ, पब्लिक इनक्वालिटीज मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। दिस इज द पब्लिक इनक्वालिटीज। फर्स्ट पॉइंट यहां से मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक इनक्वालिटीज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब इनक्वालिटीज, रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज, रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, पब्लिक इनक्वालिटीज। फर्स्ट टू वर्ड से हमें दो पॉइंट्स को याद होते हैं, पब्लिक, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इनक्वालिटीज, रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अभी उसी के बाद क्या था, पब्लिक इनक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबलाइज मतलब स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ना ही ज्यादा इन्फ्लेशन हो और ना ही ज्यादा डिफ्लेशन हो। तो पब्लिक इनक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पब्लिक इनक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी उसी के बाद हमारा पॉइंट था रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी, रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। तो अभी इसी के माध्यम से हमारे 6 के 6 पॉइंट हमें याद हो गए। तो हम पढ़ेंगे क्या, मेमोरी टेक्निक को पहले बोलिएगा क्या, पब्लिक इनक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी और रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी। तो सबसे पहला पॉइंट पब्लिक, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इनक्वालिटीज, रिडक्शन इन इनक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अभी उसके बाद थर्ड पॉइंट रीएलोकेशन करना होगा पब्लिक इनक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए। थर्ड पॉइंट स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो इसके लिए क्या करना होगा, पब्लिक इनक्वालिटीज को स्टेबलाइज करने के लिए रीएलोकेशन करना होगा, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ, और रीजनल डिस्पैरिटीज रिड्यूस होंगी, रिडक्शन इन रीजनल रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। तो इसी के माध्यम से हमारे 6 के 6 पॉइंट हमें याद होते हैं। तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इस सभी को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने आज पढ़ा क्या, डेफिनेशन ऑफ आवर गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन क्या थी, गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट इज एन फाइनेंशियल स्टेटमेंट showing item wise estimates of expected receipts and anticipated expenditure। इसी से हमें क्या होता है, इस चार्ट के माध्यम से हमें हमारी डेफिनेशन भी याद हो गई। अभी उसी के बाद हमने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए। होप सो आप सभी को जो भी पढ़ा आज हमने वो याद भी हुआ होगा साथ के साथ, और समझ में भी आया होगा। सो गुड बाय, अगले लेक्चर में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे।